नमस्कार बच्चों। गत कालांश में हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग का अध्ययन किया। मैं अलका जैन से आचार्य, हिंदी, किशनगढ़ कॉलेज से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छायावादी युग, उसका भाग प्रथम आज अध्ययन करेंगे। छायावादी युग जो है वो BA तृतीय वर्ष के लिए और MA फाइनल के लिए, दोनों के लिए उपयोगी है। दोनों ही कक्षा के बच्चों को, विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। बच्चों, छायावादी युग पढ़ें उससे पूर्व हमें उस समय की कुछ परिस्थितियों को पर भी ध्यान देना होगा और उस समय के जो प्रवृत्तियां थी उस और भी ध्यान देना। इस काल से जो पूर्व की स्थिति थी वो भारतीय नवजागरण का युग था। पूरे देश में जो है नवजागरण का संदेश फैल रहा था और ऐसे में स्वाधीनता की और राष्ट्र प्रेम की, त्याग की, बलिदान की आदि भावनाओं से ओतप्रोत हमारी कविताएं जो हैं लिखी जा रही हैं। छायावादी कविता भी उससे अछूती नहीं रही। गांधीवादी जीवन मूल्यों ने छायावाद पर पर्याप्त प्रभाव डाला। इस बात का प्रमाण जो है मैं उस काल के राजनीतिक परिदृश्य में गांधी जी की भूमिका में साफ दिखाई देती है। इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम छायावादी कविता को तात्कालिक युग की परिस्थितियों की ओर भी ध्यान देते हुए और द्विवेदी युग की जो प्रतिक्रिया फलस्वरूप जो प्रभाव रहा छायावाद में भी, उन सब पर हम दृष्टि डालते हुए देखते हैं कि द्विवेदी युग की जो स्थूलता, अतिशय और नैतिकता, तीव्रतात्मकता का जो विरोध हुआ वो इस काल में प्रतिक्रिया स्वरूप दिखाई दिया। यही तात्कालीन पराधीनता ने राष्ट्रीयता, आत्मगौरव, मानववाद जैसे मूल्यों का समावेश छायावादी कवियों में करा दिया था। निश्चय ही छायावाद का जन्म द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया स्वरूप ही हुआ था, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारी ही परिस्थितियों ने जो है इसका कारण बनी थी। वैसे छायावाद का प्रयोग प्रारंभ में व्यंग रूप से लोग कविताओं को पढ़कर यह कहते थे कि ये कुछ अस्पष्ट है, जिसकी छाया कहीं और ही पड़ती दिखाई देती है। कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान हुआ। वेदना की रहस्यमयी अनुभूति की लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता शैली में इस समय अभिव्यंजना की जाती थी। छायावाद के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रमुख विद्वानों द्वारा छायावाद की जो परिभाषाएं दी गई उन्हें हम यहाँ प्रस्तुत करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने छायावाद नाम किस तरह दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि छायावाद शब्द का प्रयोग जो है वो दो अर्थों में हमें समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत ही चित्रमयी भाषा में अपने प्रेम की व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली और उसकी पद्धति से था, जिसका अर्थ व्यापक रूप से लिया गया था। स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल छायावाद का एक अर्थ रहस्यवाद से मानते थे और दूसरा अर्थ उनकी काव्य की विशिष्ट शैली को
मानते थे। इसी क्रम में जयशंकर प्रसाद जी ने भी अपनी कविता छायावाद के लिए कहा कि कविता के क्षेत्र में जो पौराणिक युग की किसी घटना का या देश विदेश की कोई सुंदरता का वर्णन या वेदना के आधार पर सहानुभूति में यह व्यक्ति इस काल में होने लग गई थी, इसलिए इसको छायावाद नाम कहना ठीक रहता है। देवनात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यता, प्रतीक विधान और उपचार के साथ सहानुभूति की जो विभूति इस छायावाद में नज़र आ रही थी, ये इन सारी विशेषताओं के आधार पर जयशंकर प्रसाद जी ने भी छायावाद नाम देना उचित समझा। वहीं रामकुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तो वह छाया की बात की सृष्टि होती है। इस तरह रामकुमार वर्मा ने जो है इसे छायावाद नाम उचित ठहराया। डॉक्टर नागेंद्र ने भी छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा और एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति का जीवन के प्रति विशेष भावात्मक दृष्टिकोण का उन्होंने जो है हिमायती या कहना चाहिए जोर दिया था। बच्चों, ये तो बात हुई कि हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी और इन्होंने भी आगे बात कही कि छायावाद जो है ये नाम उचित कैसे है और इसकी प्रवृत्ति छायावाद के इस शीर्षक से पूरी तरह कहाँ तक सही ठहरती है। आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि बहुत बड़े साहित्यकार और आलोचक रहे हैं, उन्होंने कहा कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यमय भावना जो है वो होती है। उन्होंने कहा कि इस रहस्यवाद की जो मूल प्रेरणा है वो अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा से कविता में प्राप्त हुई है। इसलिए जब हम उपयुक्त जो परिभाषाएं हैं उसके आधार पर जब हम विश्लेषण करके देखते हैं तो जो निष्कर्ष रूप में जो विशेष बातें सामने नज़र आती हैं इन छायावादी कविता में, वो थी कि छायावाद में स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता दिखाई पड़ती थी। छायावादी काव्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति विद्यमान थी। छायावाद प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य का काव्य माना गया। छायावाद की अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता थी। छायावाद में स्वानुभूति की प्रधानता है। छायावादी कविता अंग्रेजी की रोमांटिक काव्यधारा से भी प्रभावित थी। इस छायावाद में जो है वो सांस्कृतिक चेतना, मानववादी दृष्टिकोण को प्रमुख स्थान दिया गया था। ये सारे जो लक्षण हैं उन सभी का समावेश इस छायावाद में दिखाई दिया। इसके आधार पर यदि मैं अपनी बात कहूँ तो छायावाद प्रेम, प्रकृति और मानव सौंदर्य की सहानुभूतिमयी रहस्यपरक सूक्ष्म अभिव्यंजना इस काव्य में मिलती है, इसलिए इसे छायावाद कहा गया है। बच्चों, ये तो रही हमारी छायावादी पृष्ठभूमि और छायावाद के जो है आशय और प्रवृत्ति। आगे जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं उस पर हम अब आगे विचार करेंगे अगले अंक में। नमस्ते।